हेलो नर्सेज, गायत्री नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं प्रकाश प्रजापति आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले कुछ क्लासेस से चलता आ रहा है कि हम एएनएम जो सेकेंड ईयर के अक्टूबर में जो एनुअल एग्जाम होने जा रहे हैं, तो उसकी मिडवाइफरी की 4 क्लासेज हमने अपलोड कर दिया। 5th क्लास को लेकर मैं आपके सामने हूँ। इस 5th क्लास में भी हम इम्पोर्टेंट MCQ लेंगे। ये जो MCQ है वो आपके एनुअल एग्जाम के साथ साथ आपको बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि एनुअल एग्जाम के लिए आपको इसको नहीं देखना है। इस क्लास को आपको एनुअल क्लास के साथ साथ जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम होंगे, अभी जैसे UPSSC ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसमें भी जो एग्जाम होने जा रहे हैं उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। अभी आपको एक और न्यूज़ देने वाला हूँ मैं कि UPSSC का भी बैच हम स्टार्ट करेंगे। हमारा कोई प्लान नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे सारे हम क्लासेस, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते UPSSC के, तब तक हम आपको एएनएम के जितने भी कंपटीशन एग्जाम या पुराने पेपर्स है उनको हम आपके लिए लेके आएंगे। तो बने रहें गायत्री नर्सिंग क्लासेस के साथ। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस क्लास को अपने एएनएम जो सेकेंड ईयर के साथी एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये नॉलेजेबल क्लास का बेनिफिट मिल पाए। तो चलते हैं आज का क्लास को आगे बढ़ते हुए लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डार्क लाइन पाई जाती है और कहाँ किसके बीच में पाई जाती है? जिफी स्टर्नम के बीच में पाई जाती है और कहाँ पाई जाती है? सिम्फोसिस प्यूबिस के बीच में पाई जाती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं और वो कब पाई जाती है? एक कंडीशन दी हुई है प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, 3 बातें हो गई इसके अंदर कि जिफी स्टर्नम से लेकर कहाँ तक पाई जाती है, सिम्फोसिस प्यूबिस तक पाई जाती है, कैसी होती है, कलर उसका डार्क होता है और कंडीशन किस में होती है? प्रेगनेंसी के अंदर होती है। तो उस लाइन को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि स्टर्नम है, जो अपना क्या है? स्टर्नम है। इसको स्टर्नम का दूसरा नाम कौन सा है? ब्रेस्ट बोन है। स्टर्नम का दूसरा नाम क्या है? ब्रेस्ट बोन है। ठीक है, नोट कर लें। तो ब्रेस्ट जो स्टर्नम है या ब्रेस्ट बोन है, तो उसके कितने पार्ट पाए जाते हैं? 3 पार्ट पाए जाते हैं। 3 पार्ट। स्टर्नम कैसी होती है? एक तो इसका क्या वाइट पार्ट होता है ऊपर ऐसे, और फिर क्या है? ये वाला इस तरह पाई जाती है। जो ये वाइट पार्ट होता है, ये इसका क्या है? ये क्या है? वाइट पार्ट क्या रहता है? नजदीक रहता है। और ये क्या है? डिस्टल पार्ट है। ये पार्ट कौन सा है? प्रोक्सिमल पार्ट है। ये क्या है? डिस्टल पार्ट है। जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो क्या होता है? थोड़ा सा वाइड पार्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं? मेन्यूबेरियम। 3 पार्ट होते हैं स्टर्नम के। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या है? मेन्यूबेरियम है। सेकंड क्या है? इसकी बॉडी है। तीसरा क्या है? जिफॉइड प्रोसेस है। ठीक है, जिफी प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं। अब इसमें इस स्टर्नम से पूछा है, जिफॉइड प्रोसेस से नीचे लेकर प्यूबिस, ठीक है, प्यूबिस सिम्फोसिस प्यूबिस तक जो लाइन पाई जाती है, कब पाई जाती है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पाई जाती है। ये जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है, ये जिफॉइड स्टर्नम से आ रही है। और ये एक चीज और है इसमें कि ये जो फेयर कलर होता है, जिनका फेयर कलर होता है, उसमें ये लाइन बहुत लाइटली दिखाई देती है, लेकिन जिनका कलर क्या होता है? डार्क होता है। ठीक है, तो उनके जो ये लाइन है वो ज्यादा विजिबल होती है। कारण इसका मेलेनोसाइट है। ठीक है, क्योंकि डार्क लोगों का मेलेनोसाइट है वो ज्यादा पाई जाती है, और जो फेयर कलर है उसके कारण उनका कलर क्या होता है? डार्क होता है। और जो फेयर कलर हमें क्या है? कम होता है। इस कारण भी ये जो है लाइन क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। ठीक है, आपको बहुत सारा बता दिया इस क्वेश्चन में। देखिए, स्टर्नम के पार्ट बता दिए, प्रोक्सिमल क्या होता है, डिस्टल पार्ट कौन सा होता है, और आपको अब बताना है कि इस लाइन को क्या कहते हैं। ठीक है, इस लाइन को क्या कहते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए एक बात और कर लें अपने, कि अगर ये जो लाइन है, आप जरूरी नहीं है प्रेगनेंसी के अंदर तो क्या है? डार्क ब्लैक कलर की पाई जाती है, डार्क कलर की, और कौन सी? ब्लैक कलर की पाई जाती है। इससे जो नॉन प्रेग्नेंट है, ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट है, उसमें जो ये लाइन पाई जाती है वो व्हाइट कलर की पाई जाती है। हालांकि वो अपने विजिबल नहीं होती, लेकिन वो लाइन क्या रहती है? व्हाइट लाइन कह लिए। इसको डार्क लाइन कहते हैं और उसको क्या करते हैं? व्हाइट लाइन कहते हैं। तो आगे चर्चा करते हैं, एक एक ऑप्शन लेते हुए इसके बारे में। पहला ऑप्शन दिया हुआ है लीनिया एल्बा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है लीनिया एल्बा। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है लीनिया एल्बा। ठीक है, लीनिया एल्बा की बात करें तो लीनिया एल्बा क्या होती है? लीनिया एल्बा क्या होती है? एक फाइब्रस बैंड बना होता है। क्या बना होता है? फाइब्रस। और फाइब्रस की बात आ जाती है तो वहां जनरल सी बात होती है कि कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। तो फाइब्रस का बैंड बना होता है, फाइब्रस बैंड बना होता है, और किसका बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो मसल्स बनाती है, वो जो 6 पैक है,
जो क्या है 6 पैक है, उसके आपके अम्बलाइकस के आसपास की जो लाइनिंग बनती है वो बनाती है कौन, लीनिया एल्बा बनाती है। ठीक है, तो नहीं तो वो क्या कौन से कलर की होती है, ये जो लाइनिंग है वो कौन सी होती है, व्हाइट कलर की लाइन होती है, व्हाइट लाइन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है प्रेगनेंसी में पाई जाए, ये क्या है सब में पाई जाती है। ठीक है, और कहाँ पाई जाती है, ये चिक जो टिश्यू है, चिक टिश्यू है ना, वहां पे भी पाई जाती है। तो कौन सी है ये, लीनिया एल्बा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। ये क्या बनाती है आपका, जो 6 पैक के आसपास की जो मसल्स होती है कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, एक फाइब्रस बैंड होता है वो बनाती है, और चिक बोन बनाती है, इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइन भी बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन है लीनिया एस्प्रा। सेकंड ऑप्शन क्या है, लीनिया एस्प्रा। लीनिया एस्प्रा है वो क्या है, आपकी जो फीमर्स है, फीमर का 1/3 पार्ट है वो क्या है, फीमर है जहां पे आपकी टिश्यू जुड़े रहते हैं या मसल्स जुड़े रहते हैं। फीमर से जो मसल्स या टिश्यू जुड़े रहते हैं, ठीक है, और ये क्या है, एक रफ टाइप की होती है, रफ टाइप की पार्ट होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लीनिया एस्प्रा बोलते हैं। किस में काम करता है, फीमर के अंदर पाया जाता है। और क्या काम करती है ये लीनिया एस्प्रा, ये फीमर बोन को और मसल्स को क्या करती है, जोड़ने का, कनेक्शन का काम करती है, अटैचमेंट प्रदान करती है। ठीक है, मसल्स के अटैचमेंट प्रदान करती है, कहां पर, फीमर के अंदर। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या है, इसमें रॉन्ग है। चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, लीनिया स्टर्नलिस। जर्नल से नाम है, क्या नाम आ रहा है, स्टर्नलिस नाम आ रहा है, स्टर्नम का नाम आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अपने बताया था कि जीफॉइड प्रोसेस जो स्टर्नम है वो 3 भागों में बनी होती है। पहले जो पार्ट है उसका क्या बताया था आपने, क्या नाम दिया था, मेनुबिरियम दिया था। सेकंड जो पार्ट है उसका बॉडी दिया था। थर्ड पार्ट है उसको जीफॉइड प्रोसेस दिया था। तो जो आपका मेनुबिरियम है और बॉडी है, उसके आसपास, मेनुबिरियम और बॉडी के आसपास जो चेस्ट की मसल्स है, ठीक है, ये क्या है आपके, इसमें इंटरकोस्टल जो मसल्स है उसके ऊपर, और ये जो लाइनिंग बनती है वो कौन बनाती है, लीनिया स्टर्नलिस बनाती है। कौन बनाता है, दोनों साइड की बनती है। ठीक है, बायलैटरल साइड के अंदर। तो ये कौन बनाता है, लीनिया स्टर्नलिस बनाती है। और ये कहां से ओरिजिनेट होती है, जो अपर साइड की स्टर्नम है, जो लीनिया एस्प्रा है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि जनरेट कहां से जनरेट होती है, तो ये बताना है आपको कि जो ये क्या है, स्टर्नम है, उसके अपर पार्ट से क्या होती है, जनरेट होती है। अब आपके पास ऑप्शन एक बच गया, क्या, फोर्थ ऑप्शन है लीनिया नाइग्रा। ठीक है, लीनिया नाइग्रा किसको बोलते हैं, नाइग्रा किसको बोलते हैं, ये जो लाइनिंग पाई जाती है कहां से, जीफॉइड प्रोसेस से लेकर कहां पे, सिम्बस प्यूबिस तक पाई जाती है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, लीनिया नाइग्रा बोलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ एक और बन रहा है कि लीनिया नाइग्रा है वो ऐसा थोड़ी है कि जैसे प्रेगनेंसी अपने को पता चला कि प्रेगनेंसी है तो तभी से ये स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं हो गई। ये जो लाइनिंग स्टार्ट होगी वो कब होगी, सेकंड ट्राइमेस्टर में। नोट कर लें, सेकंड ट्राइमेस्टर में, और यानी 20 वीक, आफ्टर 20 वीक्स के बाद में। कब होगी, आफ्टर 20 वीक के बाद में होगी। ठीक है, क्वेश्चन एक ऐसा भी पुटअप हो सकता है, इसकी जगह ये लिखा आ सकता है कि जो लीनिया नाइग्रा बन रही है वो कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर बन रही है। आपके पास ऑप्शन होंगे, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, कोई वीक दिया होगा या नन ऑफ दीज दिया होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा क्या, 20, आफ्टर 20 वीक्स में। ठीक है, और ये अलग अलग पर्सन के अंदर अलग अलग मतलब टाइम में जरूरी नहीं है, लेकिन एक कॉमन जो मानते हैं वो कितना मानते हैं, 20 वीक्स के अंदर मानते हैं। और ये जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में कुछ टाइम के अंदर क्या हो जाती है, ये डिसअपियर हो जाती है अपने आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये क्या है, पूछा गया है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन की। द मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ द फिटस इन द वोम इज, यानी जब बच्चा क्या रहता है, पेट के अंदर रहता है, नॉर्मल भाषा में बात करें तो बच्चा क्या पेट में रहता है, तो उसकी पोजीशन क्या होती है, यानी मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी है, उसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, बच्चा क्या है, जब प्रेगनेंसी होती है, जब जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता जाता है, उसकी पोजीशन अपने आप क्या होती है, बार बार चेंज होती रहती है। ठीक है, बार बार क्या हो जाती है, उसकी चेंज होते रहती है। जैसे जैसे मूवमेंट्स होते जाते हैं, फिटर अपना मूवमेंट्स चेंज करता रहता है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया कि मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी है, ये इसके बारे में पूछा गया है।
चलो बात करते हैं नेक्स्ट इसमें, ठीक है। इससे पहले जानते हैं कि इसमें देखो 2-3 वर्ड आए हुए हैं कि एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, ठीक है, राइट साइड क्या है, लेफ्ट साइड क्या है, ये कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। इससे पहले अपने क्या है फीमेल पेल्विस के बारे में पढ़ चुके हैं कि गाइनोकोइड वो पेल्विस होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अपने पहले क्या है डिटेल से अपने क्वेश्चन कुछ पुटअप हुए थे पहले जो प्रीवियस क्लासेज है उनमें, तो आप वहां से आप इसको अच्छे से पढ़ लें। जब तक पेल्विस आपको समझ में नहीं आएगा आपको ये पोजीशन भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो बात करते हैं नॉर्मल सा पेल्विस बना के बात करते हैं अपने, जैसे कि ये इस टाइप का पेल्विस है, ठीक है। अब क्या है जो ऊपर का पार्ट पाया जाएगा, जो जैसे ऊपर की तरफ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर बोलेंगे, ठीक है। और नीचे की तरफ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर बोलेंगे। और ये आपको पता है कौन सी साइड है, राइट साइड है। हमेशा देखना जब राइट का लेफ्ट का कंफ्यूजन हो तो हमेशा आपने आपको इस साइड में खड़ा होकर देखना है। जैसे आपका पेपर है तो पेपर को रख लो कि आपके जो लेफ्ट साइड के अंदर है वो हमेशा क्या होगा, जो आपके हमेशा लेफ्ट साइड के अंदर वो कौन सा होगा, राइट होगा। और जो आपके क्या होगा राइट साइड के अंदर वो क्या होगा, आपका लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। तो ये वाला क्या है, राइट साइड है और ये क्या है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे क्या देखना है, पोजीशन देखना है कि बच्चे का हेड क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है, इसकी बैक है वो लेफ्ट साइड के अंदर हो रही है, राइट साइड के अंदर हो रही है, बच्चे का जो फेस है वो क्या हो रहा है, एंटीरियर की तरफ दिख रहा है। जैसे यहाँ पे लीवर पाया जाता है, एक पोजीशन होती है जो लीवर की तरफ भी रहती है, तो उसकी जो बैक है वो कहाँ लीवर के टच हो रही है, या फेस है वो लीवर की तरफ जा रहा है। जैसे कि इस पोजीशन की बात करें, ये देखो ये पोजीशन क्या है, ये कहाँ आ रहा है, इसकी बैक कहाँ आ रही है, इस डायग्राम में देखते हैं कहाँ आ रही है इसकी बैक, लेफ्ट साइड की तरफ है। जो मदर है, प्रेग्नेंट मदर है, उसकी तरफ कहाँ है, लेफ्ट साइड की तरफ है। तो ये क्या हो गया, आपको पता है लेफ्ट की साइड हो गया। और बच्चे का जो देखो आप हेड देखोगे तो ये क्या है, एंटीरियर साइड है, ये क्या है, एंटीरियर साइड है, ठीक है। तो इस पोजीशन से अपने क्या लगाएंगे आगे बोले, तो आपको ये 4 चीजें आपको याद रखिए। पोस्टीरियर क्या होता है, ऊपर की तरफ जो पाया जाएगा वो क्या होगा, पोस्टीरियर की तरफ होगा। और जो नीचे पेल्विक कैविटी रहेगी उसकी तरफ रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, एंटीरियर होगा, वजाइनल कैनाल की तरफ। और ये साइड क्या है आपकी, राइट साइड में पाई जाएगी, और क्या है, लेफ्ट साइड पाया जाएगा। तो आपको क्या रखनी है, ये 4 चीजें रखनी है, ठीक है, याद रखनी है। पोस्टीरियर रखना है, इंटीरियर रखना है, राइट रखना है और लेफ्ट रखना है। जैसे कि लेफ्ट बता दिया आपको, जो बच्चे की बैक क्या हो रही है यहाँ पे, लेफ्ट साइड में होगा। ये क्या होता है, बच्चा इस साइड होता है और इसका जो फेस होता है वो इस साइड में होता है। और यहाँ बैक क्या लगी होती है, राइट साइड में लगी होती है। तो ये क्या हो जाती है, राइट पोजीशन, राइट ऑक्सीपिटो पोजीशन हो जाती। तो बात करते हैं, एक एक ऑप्शन लेते हैं, इसमें बात करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ROA, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ठीक है। ये क्या है, एक बर्थनिंग की पोजीशन, ये भी क्या है, पोजीशन है, ठीक है, बेबी पोजीशन है। लेकिन इसमें क्या होगा, बेबी का जो हेड होगा वो स्लाइटली रोटेट हो जाएगा किस साइड में, राइट साइड में, राइट साइड में। देखो नाम आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है, राइट साइड में। जो बच्चे का हेड रहेगा वो क्या हो जाएगा, राइट साइड के अंदर रोटेट हो जाएगा। और रोटेट अपने आप होगा, जो पोजीशन है जैसे जैसे फिटल मूवमेंट्स होंगे पोजीशन क्या हो जाएगी बच्चे की, चेंज होती रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा, राइट साइड के अंदर हो जाएगा। और बेबी की जो बैक है, बेबी की जो बैक है वो भी क्या हो जाएगी, राइट साइड में हो जाएगी। बेबी के बैक है ना, ये इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, राइट साइड में। याद रखना, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ऑक्सीपिटो एंटीरियर। देखो ये जो बैक है वो क्या है, लेफ्ट साइड के अंदर है, और बच्चे मदर के भी लेफ्ट साइड के अंदर, और बच्चे का फेस है वो क्या भी है, लेफ्ट साइड, हेड है वो क्या है, लेफ्ट साइड के अंदर है। इधर आएगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, बैक राइट साइड के अंदर हो जाएगी, जो हेड है वो भी क्या हो जाएगा, स्लाइटली राइट साइड के अंदर हो जाएगा। तो इस पोजीशन क्या बोलते हैं, ROA, यानी राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन। लेकिन ये मोस्ट कॉमन पोजीशन बेबी के लिए नहीं है, मोस्ट कॉमन पोजीशन बेबी के लिए नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन है लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर में क्या होगा, बेबी की जो बैक होगी वो अपोजिट ऑफ द मदर हो जाएगी, अपोजिट ऑफ द मदर्स लीवर। जो जैसे मैंने बताया था अभी आपको, एक पोजीशन है जिसमें बैक है वो लीवर की साइड। तो लीवर क्या रहता है बच्चा का, बच्चे का नहीं सॉरी मदर का, ठीक है। तो लीवर के क्या हो जाएगी, लीवर क्या है, राइट साइड में पाया जाता है, और उसकी जो बच्चे की बैक है, बेबी की बैक है वो अपोजिट हो जाएगी किसके, लीवर, जो मदर का लीवर है वो उस साइड में हो जाएगी। और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, माल पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माल पोजीशन बोलते हैं इसको, ठीक है। या ये पोजीशन क्या है,
डिलीवरी के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है, या बेबी के लिए क्या है, सूटेबल नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, माल पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कहाँ हो रही थी, इसको क्या बोल रहे थे, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। पोस्टीरियर बताया था ना आपको, पोस्टीरियर क्या है, ऊपर का पार्ट है। पोस्टीरियर क्या है, बच्चे का साइड तो क्या रहेगा, लेफ्ट साइड के रहेगा, लेकिन जो बैक है वो क्या साइड हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी इसके, इस लीवर के जो इस साइड में लीवर पाया जा रहा है उसके बिल्कुल क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। और कहाँ हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। पोस्टीरियर भाग ऊपर बताया था, एंटीरियर क्या बताया था, नीचे बताया था आपको, राइट साइड, ठीक है, और लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो ये वाली पोजीशन क्या है, माल ऑप्शन है, तो अपने आप क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन, ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लेते हैं थर्ड ऑप्शन को। थर्ड ऑप्शन है राइट ऑक्सीपिटो पोजीशन। राइट वो भी बात होगी कि कहाँ है, बच्चे का हेड है या बैक है वो किस साइड में, राइट साइड में। राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर में हेड डाउन हो जाएगा बच्चे का, जो वोम में क्या होगा, हेड डाउन रहेगा, और क्या होगा, बैक कहाँ रहेगी, राइट साइड ऑफ द मदर्स पेल्विस। और यानी जो बच्चे की बैक है वो कहाँ रहेगी, राइट साइड में रहेगी, और किसकी साइड में, मदर के पेल्विस में कहाँ जाएगी, राइट साइड में आ जाएगी। इसलिए क्या बताया यहाँ पे, राइट नाम दिया गया है, ठीक है। और पोस्टीरियर कहाँ, क्या मतलब ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। तो ये पोजीशन भी क्या है, आपकी गलत पोजीशन है। और फोर्थ ऑप्शन है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। बिल्कुल लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, जैसा कि डायग्राम के अंदर शो कराया गया है, ये क्या है, सबसे कॉमन पोजीशन है फिटस की, सबसे कॉमन पोजीशन है फिटस की, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही हो गया। आप देखो इसके अंदर बैक है वो कहाँ है, लेफ्ट साइड के अंदर है, ठीक है। हेड कहाँ है, एंटीरियर साइड के अंदर है। हेड कहाँ है इसके, एंटीरियर साइड के अंदर है। और इसमें क्या फेस है, वो मदर को, जो फिटस का फेस है वो क्या है, मदर की बैक की तरफ है, और क्या है इसमें लेफ्ट साइड के वोम की क्या है, लेफ्ट साइड है। और इसको क्या बोलते हैं, आइडियल फिटल पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडियल फिटल पोजीशन। यहाँ क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मोस्ट आइडियल फिटल पोजीशन ऑफ द फिटस कौन सी है, तो आपको क्या बताना है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन है वो ये है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन हु हैव नेवर गिव बर्थ टू ए चाइल्ड कॉल्ड। यानी ऐसी वुमेन, ऐसी वुमेन जिसने क्या है, कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। क्वेश्चन ध्यान से समझना। ए वुमेन हु हैव नेवर गिवन बर्थ टू ए चाइल्ड इज कॉल्ड, यानी उस औरत ने कभी भी जन्म नहीं दिया है, प्रेग्नेंट हुई है, हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया है, बात आ रही है जन्म नहीं दिया है, हो सकता है प्रेग्नेंट हुई हो, ठीक है। तो दो कंडीशन होगी, एक वो वुमेन क्या होती है जो कभी प्रेग्नेंट नहीं होती, लेकिन ये क्या है, प्रेगनेंसी के इसमें कहीं नहीं पूछा गया। इसमें क्या पूछा गया है कि ऐसी वुमेन को क्या कहते हैं, वीमेन को क्या कहते हैं, जो क्या है, कभी भी जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया है, उसके बारे में पूछा है। अब एक एक ऑप्शन पूछ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यूनिपेरा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यूनिपेरा। यूनिपेरा का मतलब होता है, प्राइमीपेरा भी बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमीपेरा भी बोलते हैं, ठीक है। यूनिपेरा प्राइमरी पेरा का मतलब है जिसने एक ही बच्चे को क्या दिया है, जन्म दिया है। जिसने एक ही बच्चे को जन्म दिया है उसको क्या बोलते हैं, यूनिपेरा बोलते हैं, ठीक है। बाद में कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसके कारण बच्चे नहीं भी हो, तो लेकिन उसको क्या बोलेंगे, यूनिपेरा। जिसने एक बार क्या हो गया, बच्चे को जन्म दे दिया हो, उसको क्या बोलेंगे, यूनिपेरा बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, इसमें रॉन्ग है। दूसरा है मल्टीपेरा, नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी मतलब बहुत बार, पेरा मतलब क्या हुई है, ठीक है, प्रेग्नेंट डिलीवरी, जिसने बच्चे को क्या किया, डिलीवर किया। मल्टीपेरा जिसने एक से अधिक बच्चों को क्या दिया है, जन्म दिया है, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपेरा। जिसने दो या दो से अधिक बच्चों को जिसने जन्म दिया उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपेरा बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है नल्ली ग्रेविडा, तीसरा ऑप्शन है इसमें नल्ली ग्रेविडा। नल्ली का मतलब होता है नो, कुछ नहीं। ग्रेविडा का मतलब क्या होता है, ग्रेविडा किसको बोलते हैं, पेरा का मतलब क्या है, पेराइटी, यानी जिसने बच्चे को क्या किया है, डिलीवर किया है। और ग्रेविडा का मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी, जिसने क्या, जिस औरत मतलब जो औरत है वो कभी भी क्या हुई है, प्रेग्नेंट नहीं हुई है, कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। एक इस कंडीशन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जिसने बच्चे को कभी जन्म नहीं दिया है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या आपका गलत है। फिर है नल्ली पेरा, बिल्कुल
इस ऑप्शन का राइट आंसर क्या है? नल्ली पैरा, यानी ऐसी वुमेन जिसने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नल्ली पैरा बोलते हैं, ठीक है। और नल्ली ग्रेविडा किसको बोलते हैं? ऐसी स्त्री या ऐसी वुमेन जिसने कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है उसको क्या बोलते हैं? नल्ली ग्रेविडा बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन आपका क्या हो गया? नल्ली पैरा हो गया। चलते हैं न्यू क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन की क्वेश्चन है, न्यू बेलार्ड स्केल NBS, न्यू बेलार्ड स्केल इज यूज्ड टू असेस विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो नीचे दी गई हुई है, एज दी गई है, उनमें से कौन सा किसको असेस करने के लिए क्या होता है? न्यू बेलार्ड स्केल का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में बात करते हैं, इसमें दी हुई है मेंटल एज दी हुई है, क्रोनोलॉजिकल एज दी हुई है आपकी, और क्या दिया हुआ है? बोर्न एज दी हुई है और जेस्टेशनल एज दी हुई है। तो बात करते हैं सबसे पहले मेंटल एज की। तो मेंटल एज क्या है? जैसे आपने कई बार ऐसे जैसे बोला होगा या कई बार ऐसे बोलते हुए सुना होगा कि अरे यार उसका बिल्कुल बिहेवियर कैसा है? बच्चों जैसा है, ठीक है। यानी उसकी मेंटल एज क्या बता दिया आपने? हालांकि वो एडल्ट है या फिर मतलब 18+ एज के अंदर है, लेकिन उसका बिहेवियर बच्चों लायक हो गया, तो उसकी मेंटल एज क्या हो गई? आपने आपके अकॉर्डिंग उसकी मेंटल जो एज है वो उसकी एज से कम है, यानी उसकी एबिलिटी है, वो कॉग्निशन एबिलिटी है, वो क्या है? उसकी कम है, ठीक है। मेंटल एज को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, ठीक है, आपके मेमोरी, आपका अटेंशन, आपका बिहेवियर, इन सब से अपने क्या करते हैं? मेंटल एज को रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके लिए एक टेस्ट होता है, क्या बोलते हैं उसको? IQ टेस्ट। उसको क्या बोलते हैं? IQ टेस्ट, ठीक है। IQ टेस्ट कैसे करते हैं? आपकी मेंटल एज लेते हैं अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज या जो रियल एज होती है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज जो रियल एज होती है इनटू 100, जो आता है आपका आता है वो क्या? आपकी मेंटल एज है, ठीक है। और मेंटल एज को आपको मैंने बता दिया कि मेंटल एज में क्या क्या होता है। मेंटल एज के अंदर आपका अटेंशन हो गया, आपका परसेप्शन हो गया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग हो गई, ठीक है। ये सब क्या है? आपका मेंटल एज को बनाता है, ठीक है, यानी कॉग्निशन बनाता है आपका। अब बात करते हैं मेंटल एज की। तो इसमें मेंटल एज आपका ऑप्शन ये, इसके लिए कौन सा स्केल यूज होता है? IQ टेस्ट किया जाता है। तो ये न्यू बेलार्ड स्केल नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। दूसरा बात करें क्रोनोलॉजिकल एज। तो क्रोनोलॉजिकल एज किसको कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल एज जैसे कि आप कहते हैं ना कि मेरा जन्म उस तारीख को हुआ है, उस सन के अंदर हुआ है, तो आप एज के थ्रू बताते हैं। जैसे कोई पूछ लेता है आपकी एज कितनी होगी, तो आप कहते हैं कि मेरी एज 22 साल 10 महीने 5 दिन होगी, तो वो आपका क्या है? आप ड्यूरेशन बता रहे हो, वो क्या है? आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है या रियल एज है आपकी। जरूरी नहीं है कि वो आपकी जिस एज के अंदर जैसे होता है वो आपकी मेंटल एज भी हो, ठीक है। मेंटल एज के लिए मैंने बताया आपको क्या होता है? IQ टेस्ट होता है, ठीक है। और आपकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? आपकी जो रियल एज है उसको क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। तो इसके लिए भी कोई स्केल नहीं है, ये तो आपके अनुटील नहीं बता रहे, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? आपका गलत हो गया। बोर्न एज ऐसा है नहीं, ये तो एक टर्म्स है जिसके अंदर जैसे कि फोरेंसिक वाले वो इसको यूज करते हैं, तो ये वाला भी कोई स्केल नहीं है। फिर है आपका जेस्टेशनल एज। बिल्कुल, जेस्टेशनल एज क्या है बताने का एक तरीका है। बताने का क्या तरीका है कि जो प्रेगनेंसी हुई है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, कौन से वीक में फिटस है, उसकी हाइट क्या रहेगी, ठीक है, ये सब कुछ बताया जाता है किसका? जेस्टेशनल एज के थ्रू बताया जाता है। और इसमें क्या बता सकते हैं? इस जेस्टेशनल एज के थ्रू अपने क्या बता सकते हैं? EDD एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट के बता सकते हैं, क्योंकि इसका जन्म क्या होगा तब। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है वो अपना जो प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं बता पाती है, उसको एग्जैक्ट डेट याद नहीं होती है। तो जेस्टेशनल एज के थ्रू अपने क्या कर सकते हैं? उस प्रेगनेंसी का डेवलपमेंट जान सकते हैं कि EDD क्या रहेगी उसमें, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। और ये किसने दिया था? न्यू बेलार्ड। इसको क्या बोलते हैं? न्यू बेलार्ड स्केल बोलते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे कि जेस्टेशनल एज है, जनरली ये किससे अपने सोनोग्राफी में अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। सोनोग्राफी में अपने को एग्जैक्ट अपने को क्या मिलती है? देखने को मिलती है, ठीक है। तो जैसे कि 12 वीक पे प्रेगनेंसी 12 वीक की हो गई, 16 वीक की हो गई, तो जो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, जो डेवलपमेंट हो रहा है फिटस का, वो इसमें इस डायग्राम के अंदर आपको क्या किया है? शो किया गया है। जैसे कि यहाँ पे 12 वीक है, 12 वीक में क्या रहेगा? पेल्विस के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। 16 वीक पे क्या होगा? 16 वीक पे पेल्विस से क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ आ जाएगी। 20 वीक पे क्या रहेगा?
20 वीक पे जो अम्बलाइकस है उसके मिड हो जाएगा, जो सिम्पोसिस प्यूबिस है और अम्बलाइकस है उस 20 वीक पे क्या होगा, सिम्पोसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस के बीच में आ जाएगा। किस वीक पे आ जाएगा, 20 वीक पे आ जाएगा। ठीक है, इससे भी क्या है अपने जेस्टेशन एज का पता लगा सकते हैं। जैसे कि कुछ फीमेल्स है वो बता नहीं पाती है कि उनके LMP क्या थी ना, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का डेट क्या थी, तो अपने क्या करते हैं इस वे से क्या करते हैं न्यू ब्लड स्केल से जेस्टेशनल एज का पता लगाते हैं। 20 वीक पे क्या रहता है, अम्बलाइकस से बिलो रहता है। 24 वीक पे क्या रहता है, अम्बलाइकस से बिलो रहता है। 24 वीक पे क्या रहेगा, अम्बलाइकस से बिलो। ठीक है, और 28 वीक पे क्या रहेगा, अम्बलाइकस से क्या रहेगा, अबो। 28 वीक पे क्या रहेगा, अम्बलाइकस से अबो रहेगा। फिर क्या 32 वीक और 36 वीक से ये है G-फॉइड प्रोसेस आपकी। 36 वीक है G-फॉइड प्रोसेस पे है। फिर 36 वीक के बाद में जनरली अपने जो प्रेगनेंसी है वो 37 वीक अपने क्या माना है, नॉर्मल उसका टाइम ड्यूरेशन माना है। 37 वीक के बाद में क्या हो सकते हैं, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। ठीक है, तो टर्म माना है उसको, 37 को क्या माना है अपने, टर्म माना है। अब क्या है 37 के बाद 36 वीक के बाद में देखो बच्चा वापस से डाउन हो रहा है। ठीक है, जो अपने जो लेंथ है वो क्या हो रही है, वापस से नीचे की तरफ आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब टर्म प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है तो उस दौरान क्या होता है, फिटस है वो एंगेजमेंट करता है, यानी बच्चे का क्या होता है, बच्चा क्या होता है, ड्रॉप डाउन होता है। तो बच्चा क्या होता है, ड्रॉप डाउन होता है, यानी कहें तो लेबर मैकेनिज्म क्या होगा, लेबर प्रोसेस है वो क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो इस कंडीशन में बच्चा क्या हो जाएगा, जब बच्चे का क्या होगा, एंगेजमेंट होगा, बच्चा क्या होगा, ड्रॉप डाउन होगा, तो ये क्या फंडल हाइट क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। अब ये क्या दी गई है आपको, फंडल हाइट दी गई है आपको। ठीक है, कि कौन से वीक के अंदर कब कब कहाँ क्या होने वाला है। तो 40 वीक में क्या होगा, ये G-फॉइड प्रोसेस से नीचे की तरफ हो जाएगा, और 36 वीक पे क्या रहेगा, बिल्कुल G-फॉइड प्रोसेस टच हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपको बताया कि लेबर मैकेनिज्म स्टार्ट होगी, बेबी क्या होगा, ड्रॉप डाउन होगा। ठीक है, एंगेजमेंट होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, फिटल ये फंडस हाइट है, उसको दर्शाया गया है। और ये किससे पता चलता है अपने को, न्यू बेलार्ड स्केल के थ्रू पता चलता है। इसमें क्या लगाते हैं, जेस्टेशनल एज, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन है। क्या है, जेस्टेशनल एज। इससे क्या करते हैं अपने, जेस्टेशन एज है उसका पता लगाते हैं। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, द मेडिसिन गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज। ठीक है, कि आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसको क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो उसमें कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो लेकिन अपने बात करते हैं पहले कि प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाता है। ठीक है, जनरली देखने को मिलता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर नहीं तो आपको सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में ये कॉन्स्टिपेशन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। रीजन इसका क्या है, पहला रीजन है आपको, जैसे को आपको पिछली क्लास में आपने बताया था कि जैसे प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, बढ़ने मतलब मेंटेन रहने लग जाता है। ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन बढ़ा हुआ है, जो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, इंटेस्टाइन का जो काम है या इंटेस्टाइन के जो फंक्शन है उनको क्या कर देगा, रिलैक्स कर देगा। इंटेस्टाइन को क्या कर देगा, रिलैक्स कर देगा। अब इंटेस्टाइन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी तो नॉर्मल सी बात है क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। दूसरा और क्या रीजन है, आयरन सप्लीमेंट लेते हैं, आयरन सप्लीमेंट भी क्या कोज करते हैं, कॉन्स्टिपेशन कोज करते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो अदर जो बॉडी के मतलब आप जो वॉकिंग वगैरह जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह वो क्या हो जाती है, बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। उस कंडीशन, एक कंडीशन ये भी है जो जिसके कारण क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अलावा जब जैसे क्या है बच्चे की ग्रोथ होगी, जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होगी, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि फंडल हाइट जैसे जैसे फंडल हाइट बढ़ेगी तो बच्चे का जो प्रेशर है वो कहाँ रहेगा, या बेबी का जो प्रेशर है वो किस पे रहेगा, इंटेस्टाइन के ऊपर पड़ेगा। उस प्रेशर के कारण क्या है, इंटेस्टाइन क्या करेगी, थोड़ा सा अपने फंक्शन के अंदर लॉस, उसके फंक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उसके कारण भी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो जनरली आपको प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। और दूसरा क्या है, जब प्रेगनेंसी होती है तो अदर मेडिकेशन भी चलता है, उनका भी रीजन हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन अपने को देखने मिले। लेकिन जो मुख्य कारण आपको बताया कि कौन सा, एक तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बताया, दूसरा आयरन सप्लीमेंट बताया, और थर्ड बताया आपका क्या, बेबी की ग्रोथ होना। जैसे जैसे बेबी ग्रोथ होगी तो इंटेस्टाइन फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो उस दौरान इसमें कौन सा क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं। बात करते हैं पुर्गेटिव, फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं पुर्गेटिव। ठीक है, तो पुर्गेटिव की बात करें तो पुर्गेटिव में क्या है, पुर्गेटिव एक बात करें, पुर्गेटिव और लैक्सेटिव क्या है, दोनों सेम है।
दोनों क्या है, सेम है, लेकिन उनमें से क्या है, एक डिफरेंस है, माइनर सा क्या है डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, जो प्रोगेटिव है वो भी क्या है, एक तरह का लैक्सेटिव है, ठीक है, और लैक्सेटिव आपको ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन इनमें क्या है डिफरेंस है, जो प्रोगेटिव है उसके अंदर क्या होगा, वो लेने के बाद में क्या होगा, जो वाटर है वो क्या होगा, जो स्टूल है वो क्या हो जाएगा, वाटरी हो जाएगा, स्टूल क्या हो जाएगा, वाटरी हो जाएगा। और जो लैक्सेटिव है वो क्या करेगा, वाटरी स्टूल नहीं करेगा, स्टूल को क्या कर देगा, सॉफ्ट कर देगा, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, पास करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब अपने प्रेगनेंसी के अंदर वाटरी स्टूल तो कर नहीं सकते, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तीसरा है कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव्स या कार्मिनेटिव्स क्या है, कार्मिनेटिव्स क्या है, एक तरह का हर्बल है, हर्बल प्रोडक्ट है, जो क्या करता है, जो जब बॉडी के अंदर क्या होता है, अपने जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को क्या करती है, पाचन करती है। जब कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तो क्या हो जाएगी, गैसेस बनेगी, इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगी, गैसेस बनेगी, ठीक है। वो गैसेस आपको पता होगा, जैसे कि आपने नॉर्मल भाषा में बोलते हैं पेट में गैस बनी हुई है, यानी जो ज्यादा क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं, ठीक है, और इंटेस्टाइन को रेस्ट नहीं करते हैं, बार बार क्या करते हैं, हर घंटे 2 घंटे उनको खाने को कुछ चाहिए होता है, तो ऐसे लोगों में जो गैस बनने का कारण क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और जनरली क्या है, कार्बोहाइड्रेट जब बैक्टीरिया है जो इंटेस्टाइन के अंदर जो अपने हेल्पफुल बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं तो गैस बनती है, और गैस बनने के बाद में फ्लड्स पास करते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन के अंदर ज्यादा हो जाए तो उसमें अपने को क्या, उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, पेट के अंदर या तो ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसे वो मरोड़े बोलते हैं, ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाएगा, एब्डोमेन पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो उस गैस को रिलीव से, उस गैस से रिलीव के लिए क्या करते हैं, अपने कार्मिनेटिव लेते हैं, जो कि हर्बल या तो आपके सौंफ है, अजवाइन है, इनसे बने होते हैं, प्रोडक्ट होता है, उसको बोलते हैं कार्मिनेटिव। थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है, एंटासिड। तो ये ऑप्शन भी आपका सेकंड क्या है, रॉन्ग है। थर्ड आपका एंटासिड। एंटासिड का मतलब नाम से पता चल रहा है क्या, एंटा-एसिड, किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, एसिड के अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो एसिड कहाँ बन रहा है बॉडी के अंदर, एसिड बन रहा है कहाँ बन रहा है, स्टमक के अंदर बन रहा है, ठीक है। ये स्टमक, अपने स्टमक के अंदर क्या बन रहा है, स्टमक के अंदर क्या बन रहा है, अपना HCl बन रहा है, ठीक है। जब HCl बन रहा है तो HCl क्या करेगा, HCl ज्यादा बनेगा, अगर अपने को टाइम पे उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया तो वो अपने को पेट के अंदर क्या पैदा करेगा, जलन पैदा करेगा, एसिडिटी पैदा करेगा, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर क्या लेते हैं, अपने एंटासिड लेते हैं। अब ये एंटासिड भी क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जब, एक तो वो होता है जो इस एसिड जो बन रहा है, जो एसिड बन रहा है उसको क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, यानी एसिड बनने को, ही प्रोसेस को क्या कर देगा, धीरे कर देगा, धीमी कर देगा। और एक होता है कि एसिड बन गया है, एसिड बन गया है, और वो एसिड क्या है, बनने के बाद में अपने ऊपर से क्या लेंगे, ड्रग्स लेंगे, जिसकी वजह से जो एसिड बना है उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। तो 2 कंडीशन हो गई इसमें। तो ये एंटासिड क्या है, एसिड बनने के प्रोसेस को क्या करना, रोकना या इनहिबिट करना, ठीक है, या क्या करना, न्यूट्रलाइज करना कहलाता है। तो ये भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ किसका, कॉन्स्टिपेशन का। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। थर्ड आपका ऑप्शन क्या है, लैक्सेटिव। अभी आपने बताया था कि प्रोगेटिव है या लैक्सेटिव है, दोनों क्या है, सेम है, लेकिन इनमें से माइनर सा डिफरेंस है। प्रोगेटिव के अंदर क्या करता है, स्टूल को क्या है, वाटरी कंडीशन के अंदर बाहर निकालता है, और लैक्सेटिव क्या करता है, स्टूल को सॉफ्ट करके बाहर निकालता है। तो प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा यूज करेंगे, लैक्सेटिव यूज करेंगे, ठीक है, लैक्सेटिव यूज करेंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कंट्रोलिंग हाई ब्लड प्रेशर इन प्री एक्लेम्सिया इज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है, ठीक है, किसके लिए पूछी है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए पूछी है। देखना क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है या कंट्रोलिंग का पूछा है, लेकिन क्या पूछा है, हाई ब्लड प्रेशर का पूछा है, और किस दौरान पूछा है, प्री एक्लेम्सिया के दौरान पूछा है। किस दौरान पूछा है, प्री एक्लेम्सिया के दौरान पूछा है, ठीक है। यानी 2 कंडीशन इसमें दी गई है आपको। तो प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया 2 ऐसे कंडीशन है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान क्या है, देखने को मिलती है। तो प्री एक्लेम्सिया के अंदर क्या होता है, जो मदर है उसको क्या हो जाता है, एक तो हाइपरटेंशन हो जाता है, क्या रहता है, एक हाइपरटेंशन रहता है। दूसरा क्या रहता देखने को मिलता है, अपने को ऑडिमा देखने को मिलता है, ठीक है, जनरलाइज ओडिमा, यानी पूरी बॉडी पे क्या देखने को मिलेगा, ओडिमा मिलेगा। और क्यों मिलेगा ओडिमा, क्योंकि क्या हो जाएगा, प्रोटीनूरिया हो जाएगा,
प्रोटीनूरिया में देखने को मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, प्रोटीनूरिया जब प्रोटीन बॉडी से बाहर जाएगा तो जनरल सी बात है कि बॉडी में क्या हो जाएगा, ऑडिमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें अपने को देखने को मिलेगी। अब एक्लेम्पसिया में क्या होता है, एक्लेम्पसिया में इसके साथ साथ अपने क्या देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, फीवर के साथ साथ सीजर क्या देखने को मिलेंगे, सीजर देखने को मिलेंगे। तो अब क्या है, इसमें पूछा गया कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो जो MgSO4 पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है वो एक्लेम्पसिया, प्री एक्लेम्पसिया में यूज नहीं किया जाता। किसमें दी जाती है ड्रग, जब सीजर वाली कंडीशन। ये क्या है, एंटी सीजर ड्रग है। MgSO4 क्या है, एक एंटी सीजर ड्रग है, यानी जब सीजर्स आते हैं तो क्या करता है, एंटी सीजर ड्रग्स दी जाती है, यानी मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। और मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, मिनरल्स है, मैग्नीशियम सल्फेट क्या मिनरल्स है। और ये मिनरल्स क्या करता है, जो कॉन्ट्रैक्शन है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और क्या करता है, पेरिफेरल न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन है, पेरिफेरल न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन है, उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, उनको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। जिसके कारण क्या होता है, सीजर है वो क्या हो जाता है, सीजर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, सीजर डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो ये क्या एंटी सीजर ड्रग्स है, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है MgSO4। तो ये तो क्या है, ब्लड प्रेशर में देते नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। हालांकि ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ लिखा होता है कि सीजर के दौरान, एक्लेम्पसिया के दौरान जो सीजर हो रहे हैं उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो क्या है, MgSO4 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या आपका रॉन्ग है। दूसरा है फेनार्गन, दूसरा ऑप्शन है फेनार्गन। फेनार्गन की बात करें तो फेनार्गन भी इस ऑप्शन का आंसर नहीं है, क्योंकि फेनार्गन क्या है, फेनार्गन क्या है, इसमें साल्ट, फेनार्गन एक ट्रेड नेम है, प्रोमेथाजिन होता है। क्या होता है, प्रोमेथाजिन, जो क्या है, एंटी हिस्टामिन है, एंटी हिस्टामिन। देखो नाम से पता चल रहा है एंटी हिस्टामिन, यानी किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, हिस्टामिन के अगेंस्ट काम कर रही है ड्रग्स, उसको क्या बोलते हैं, प्रोमेथाजिन बोलते हैं। और इसका ट्रेड नेम क्या है, फेनार्गन है। अब हिस्टामिन की बात हो रही है यहाँ पे, यानी ये कौन सी ड्रग है, हिस्टामिन को रोकने वाली है। और हिस्टामिन क्या कोज करता है, बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जब बॉडी के अंदर क्या होता है, हिस्टामिन बढ़ता है, और हिस्टामिन को रिलीज कौन करती है, ध्यान से देखना इस क्लास को, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपके कवर हो जाएंगे। हिस्टामिन कौन रिलीज करता है, बॉडी के अंदर मास्ट सेल होती है, मास्ट सेल क्या करती है, हिस्टामिन रिलीज करती है। अब हिस्टामिन का लेवल जब बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर क्या होता है, बढ़ जाता है, तो क्या होती है, एलर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। बॉडी क्या करती है, एलर्जी के अगेंस्ट क्या करती है, रेस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो यानी बॉडी के जैसे रनिंग नोज है, हे फीवर में रनिंग नोज है, हे फीवर है, इसमें इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर किसका लेवल बढ़ जाता है, हिस्टामिन का लेवल बढ़ जाता है। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, बाहर से ड्रग लेते हैं, यानी एंटी ड्रग लेते हैं, और उसको बोलते हैं एंटी हिस्टामिन, जैसे कि सेट्राजिन है आपका, ठीक है, और फेनार्गन है, प्रोमेथाजिन है। ठीक है, ये क्या है, एंटी हिस्टामिन ड्रग है। तो ये क्या है, ब्लड प्रेशर पे काम नहीं करेगी। हालांकि एंटी हिस्टामिन है वो क्या है, सेडेटिव ड्रग है, सेडेटिव ड्रग है, हाइपोटेंशन करती है, ये ड्रग हाइपोटेंशन करती है, लेकिन ये क्या है, चॉइस नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एंटी हिस्टामिन ड्रग है, और क्या कोज करती है, हाइपोटेंशन करती है, साथ में क्या करती है, सेडेटिव यूज करती है। इसको लेने के बाद में आदमी को क्या होता है, नींद आने लगती है। ठीक है, तो ये क्या सेडेटिव का भी काम करती है फेनार्गन। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत। तीसरा आपका ऑप्शन है प्रोपेनोलोल। तो प्रोपेनोलोल है क्या है, प्रोपेनोलोल क्या है, प्रोपेनोलोल एक बीटा ब्लॉकर है, एक बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है, और किसके लिए, हार्ट डिजीज में काम की ली जाती है। ठीक है, जो ब्लड प्रेशर रहता है, हार्ट डिजीज के अंदर ब्लड होती है तो ब्लड प्रेशर रहता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जो ब्लॉकिंग एक्शन करता है, ब्लॉक कर देता है एक्शन को, कौन से हार्मोन को, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो हार्मोन है उनके एक्शन को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो प्रोपेनोल भी क्या है, एक तरह की ड्रग ऑफ चॉइस है, किसकी, हाई ब्लड प्रेशर की, लेकिन किसके लिए नहीं है, ये प्री एक्लेम्पसिया के लिए नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। लास्ट में ऑप्शन बचा आपका लेबेटालोल। ठीक है, लाबिटालोल। तो ये लाबिटालोल क्या है, लेबेटालोल या लाबिटालोल क्या है, आपके ड्रग ऑफ चॉइस है, किसके लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, और किस कंडीशन के अंदर है, प्री एक्लेम्पसिया के अंदर है, या प्रेगनेंसी के अंदर के जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है, लेबेटालोल दी जाती है। और लेबेटालोल है वो भी एक तरह क्या है, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स है। ये भी क्या करेगी, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के एक्शन को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन, इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट लेते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वुमेन हु हैज नेवर बीन प्रेग्नेंट इज कॉल्ड।
एक ऐसी महिला जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो था एक ऐसी महिला जो कभी जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। उसी क्वेश्चन में अपने डिस्कस कर लिया था इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी एक बार फिर इसको रिमाइंड किया गया। ए वुमेन हु हैज नेवर बीन प्रेग्नेंट इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन लेते हैं नल्ली पैरा। नल्ली पैरा का मतलब था क्या? ऐसी महिला जो कभी भी जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया उसको क्या कहते हैं? नल्ली पैरा कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो गया? गलत। यहाँ किसकी बात हो रही है? प्रेगनेंसी की बात हो रही है। ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा ऐसी महिला जो क्या हो गई? पहली बार प्रेग्नेंट हो गई है। जो क्या है? पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, उसको क्या बोलेंगे? बच्चे को जन्म नहीं दिया उसने, अभी तक क्या है? प्रेग्नेंट। अगर बच्चे को जन्म दे देती तो क्या थी? प्राइमरी पेरा। उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी पेरा। ठीक है, अब यहाँ पे है प्राइमरी ग्रेविडा, यानी क्या है? प्रेग्नेंट हुई है लेकिन अभी तक क्या है? डिलीवरी वाली प्रोसेस तक नहीं पहुंची है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी ग्रेविडा। मल्टीपेरा, जिसने एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा बच्चों को जन्म दे दिया, उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपेरा बोलेंगे। और लास्ट ऑप्शन आपका बचा नल्ली ग्रेविडा। बिल्कुल, ऐसी महिला जिसने जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है उसको क्या बोलेंगे? नल्ली ग्रेविडा बोलेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। दोनों में डिफरेंस है। नल्ली पैरा का मतलब होता है ऐसी महिला जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, और नल्ली ग्रेविडा मतलब ऐसी महिला जो कभी क्या हुई है? प्रेग्नेंट नहीं हुई है। याद रखना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन आर फेवरेबल फॉर RH आइसो इम्यूनाइजेशन। ठीक है, RH आइसो इम्यूनाइजेशन। RH इम्यूनाइजेशन क्या है? ऐसी कंडीशन जिसके अंदर क्या है? इससे कंडीशन जिसके अंदर क्या होगी? RH इनकम्प्लीटिबिलिटी होगी। तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे? एक ड्रग, एक क्या जाती है? इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है, जिसको बोलते हैं एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है। तो उसके लिए पूछा है कि ये इस कंडीशन के लिए, यानी इस एंटी-डी देने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। तो एंटी-डी का भी लिखा जा सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे RH आइसो इम्यूनाइजेशन का पूछा है। ठीक है, तो क्या दिया जाता है? एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है। उसके बारे में इसमें बात हुई है। तो ये किस कंडीशन में दिया जाता है? इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोफिटलिस। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोफिटलिस। यानी जब क्या होगी? मदर क्या रहेगी? मदर क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। मदर का ब्लड ग्रुप क्या होगा? RH नेगेटिव होगा, और बच्चे का जो है ब्लड ग्रुप वो क्या रहेगा? RH पॉजिटिव रहेगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, मदर का ब्लड ग्रुप है जो RH क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, और बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या रहेगा? RH पॉजिटिव रहेगा। इस कंडीशन के अंदर जो फर्स्ट डिलीवरी होगी वो क्या होगी? नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी अपने को करनी है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी करनी है, तो उस कंडीशन के अंदर मदर को क्या करना पड़ेगा? इम्यूनाइज करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? RH के अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे? एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाएगा। तो फर्स्ट डिलीवरी क्या होगी? नॉर्मल रहेगी, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। लेकिन अगर क्या करेंगे? नेक्स्ट बच्चा कंसीव करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी। कैसे आती है? बात करते हैं इसकी। जैसे कि ये मदर का क्या है? वोम रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या है? आप यहाँ पे क्या रहता है? प्लेसेंटा अटैच रहता है। प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है। अम्बिलिकल कॉर्ड से फिटस के अंदर गैसेज एक्सचेंज होता है। ठीक है, और न्यूट्रिशन मिलता है। किसके थ्रू मिलता है? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू मिलता है, प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। अब क्या होता है जब प्लेसेंटा, बात करते हैं, यहाँ भी एक क्वेश्चन पुट हो रहा है कि प्लेसेंटा जब रिमूव किया जाता है, प्लेसेंटा कौन सी स्टेज के अंदर होता है? फोर्थ स्टेज के अंदर क्या करते हैं इसको? थर्ड स्टेज के अंदर क्या करते हैं? इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेज के अंदर रिमूव हो जाता है प्लेसेंटा। जब इस प्लेसेंटा रिमूव होगा, प्लेसेंटा क्या होगा? रिमूव होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? इस प्लेसेंटा से भी ब्लीडिंग, थोड़ा बहुत ब्लड निकलेगा, और इधर से क्या होगा? यूट्रस से भी क्या होगा? ब्लड निकलेगा। अब ये ब्लड क्या होगा? आपस में क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मैच होगा। अब यहाँ पे क्या है? जो ब्लड है वो क्या है? एक तो नेगेटिव है और एक क्या? RH पॉजिटिव है। ठीक है, मदर का क्या था? RH नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा? एंटीबॉडीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एंटीबॉडीज बन जाएगी। अब ये एंटीबॉडी क्या रहेगी? मदर के अंदर बनी रहेगी। अब क्या होगा? नेक्स्ट टाइम जब कंसीव होगा और बच्चा क्या है? वापस से RH नेगेटिव है। ठीक है,
वो सॉरी बच्चा क्या है RH पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, लेकिन अगर क्योंकि नेगेटिव होगा तो एंटीबॉडीज से कोई लेना देना रिएक्शन होगी नहीं। तो अगर बच्चा क्या है RH पॉजिटिव है, इस कंडीशन के अंदर ये जो मदर की एंटीबॉडीज बनी हुई है, ये दोनों आपस में क्या होगी, रिएक्शन होगी, और क्या होगा, जो वोम में बच्चा हो रहा है फिटस है उसका RBC क्या होने लग जाएगी, डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा, और RBC डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो बच्चा क्या होगा, जॉइंटिस हो जाएगा, और बच्चे के क्या हो जाएगा, IUGR इंट्रायूटेराइन डेथ हो सकती है, ठीक है, IUD हो सकता है। और ये मदर के लिए भी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, मदर की भी इसमें क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, और ये किस कारण हो रहा है, RH इनकम्प्लीबिलिटी के कारण हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन डेवलप कब होती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब बात करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन आप अपने आप क्या है हमें कमेंट करके बता दें, इसमें कौन सा कंडीशन हमने आपको सब बताया है। आप इस ऑप्शन का जो आंसर है वो आप क्या करेंगे, हमें कमेंट करके बता देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन वो लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच वैक्सीन आर नॉट गिवन टू ए चाइल्ड इन केस ऑफ सिम्टोमेटिक HIV। अगर क्या है, मदर क्या है HIV पॉजिटिव है, मदर क्या है HIV पॉजिटिव है, और बच्चे के अंदर भी क्या हो रहा है, सिम्टोमेटिक क्या है, चाइल्ड इन केस ऑफ, बच्चे के अंदर भी क्या है, सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन के अंदर कौन सी ड्रग है, कौन सी वैक्सीन है वो अपने नहीं लगाएंगे, ठीक है, कौन सी वैक्सीन है वो नहीं लगाएंगे। तो बात करते हैं, पहला ऑप्शन है DPT। DPT किसके लिए दी जाती है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस के लिए दी जाती है। बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, किल्ड वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है, ठीक है। बात करते हैं मीजल्स, ठीक है, और न्यूमोकोकल और इसमें BCG। इनमें क्या है आपको बता दूं, खाली ऑप्शन BCG लेते हैं अपने। इस कंडीशन के अंदर BCG वैक्सीन है वो नहीं लगाते हैं, BCG वैक्सीन है वो नहीं लगाते हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, डी आंसर है वो राइट आंसर, यानी BCG वैक्सीन है वो नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये BCG क्या है, लाइव वैक्सीन है, BCG क्या है, लाइव वैक्सीन है, और अगर ये लगा देंगे बच्चे की इम्यूनिटी क्या है, ऑलरेडी HIV के कारण क्या है, रिड्यूस हो चुकी है। जब BCG का लगाएंगे तो ये भी क्या करेगा, एक डिजीज कोज करने के कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देगा। इसलिए क्या करते हैं, जो सिम्टोमेटिक HIV चाइल्ड होता है उसके अंदर BCG की वैक्सीन नहीं लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिटेन्ड प्लेसेंटा। रिटेन्ड प्लेसेंटा यानी रिटेन्ड प्लेसेंटा, उसके जैसे रिटेन्ड प्लेसेंटा अपने को कंडीशन देखने को मिलेगी तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर। तो आपको बताया था रिटेन्ड प्लेसेंटा क्या है, 30 मिनट से लेकर 1 आवर तक अगर क्या है प्लेसेंटा का रिमूवल नहीं हुआ है, मैनुअली रिमूवल नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अपने रिटेन्ड प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है, उस कंडीशन क्या बोलते हैं, रिटेन्ड प्लेसेंटा बोलते हैं। तो अब क्या है, उस रिटेन्ड प्लेसेंटा को उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसके बारे में अपने से पूछा गया है। तो बिल्कुल यूट्रोटोनिक अपने ड्रग उसमें दे सकते हैं, यूट्रोटोनिक ड्रग दे सकते हैं उसमें, ठीक है। फंडल मसाज भी करेंगे, क्योंकि इसका रिटेन्ड प्लेसेंटा का जो मेन कॉज होता है वो क्या होता है, एटोनिक यूट्रस, ठीक है, मेन कॉज होता है क्या होता है, एटोनिक यूट्रस, ठीक है। अब एटोनिक मतलब उसकी टोन क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, ठीक है, तो उसकी टोन को बढ़ाना है। टोन को बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, यूट्रोटोनिक ड्रग देंगे, यानी टोन को बढ़ाने वाले, यूट्रस के टोन को बढ़ाने वाले ड्रग्स देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, फंडल मसाज भी करेंगे, जिसके कारण यूट्रस का टोन क्या हो गया, टोन बढ़ जाएगी। ये भी सही है, राइट आंसर है, ये भी सही है। और क्या है, मैनुअल रिमूवल, और क्या करेंगे उसका मैनुअल रिमूवल करेंगे, और मैनुअल रिमूवल करेंगे, यानी इसमें आपका जो ये तीनों ही ऑप्शन अपने क्या है, राइट है। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये क्लासें अच्छी लग रही होगी। अभी आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि आपको ऐसा कोई भी टॉपिक मिडवाइफरी के अंदर जो आपको अच्छे से आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको डेफिनेटली उस ऑप्शन को, उस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल लेके आएंगे। बने रहें गायत्री नर्सिंग क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।